हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ते हैं और मैथ्स में आज एवरेज को फिनिश करते हैं और एवरेज में जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हैं आज उन सभी को हम कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में जो भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं एवरेज चैप्टर के, आज उन सारी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 100 वास्तविक संख्याएं, 100 रियल नंबर्स का जो एवरेज दिया गया है वो 0 दिया गया है, 0 दिया गया है। उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक संख्याएं हो सकती हैं, उनमें से मैक्सिमम नेगेटिव कितने डिजिट हैं या नेगेटिव कितने अंक हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि अगर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लें तो आप ये जानते हैं कि बीच में आपका 0 रहता है, इधर आपका नेगेटिव और इधर आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपसे एक वर्ड लगा इसमें, अधिकतम मैक्सिमम कितनी नकारात्मक संख्याएं हो सकती हैं अगर आपको सभी का एवरेज 0 रखना है। सभी का एवरेज आपको क्या रखना है? 0 रखना है। अगर सभी का एवरेज 0 है, आप बताइए 100 संख्याएं हैं, 100 संख्याओं, आप पहली बात तो यहां पे लिखेंगे क्या? एवरेज मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो 100 संख्याओं का योग आप यहां पे रखेंगे, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या रखेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट 100, और इसका एवरेज क्या निकल के आएगा? 0। ठीक है, यही तो आपको दिया गया क्वेश्चन में कि 100 संख्याओं का औसत जो है वो 0 है। इसका मतलब एवरेज मीन्स क्या होता है? 100 नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 100 संख्याओं का योग क्या होगा, आप बताइए। अगर हमने आपसे कहा कि आप बताइए 100 संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा और आपका 100 संख्याओं का योग जो होगा वो 0 होगा। आप बताइए अगर 100 संख्याएं आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया हो 100, 0, 99 या 98, ये आपको ऑप्शन दिया गया हो 100, 0, 99 और 98। ठीक है, तो क्या आप बताइए अगर 100 संख्याओं का योग आपको 0 रखना है तो 100 संख्याएं का टोटल नेगेटिव हो सकती हैं? अगर टोटल आप 100 संख्याओं को नेगेटिव रख देंगे तो कभी भी आपको उनका योग 0 तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो? आप बताइए, यहां पर मैक्सिमम -1, -2, -3। तो इसी प्रकार से कितनी भी संख्याएं हैं, जरूरी नहीं कि आपकी लगातार संख्याओं को ही काउंट करें, आप जरूरी नहीं कि आप इसको सम संख्याओं या नेगेटिव विषम संख्याओं को आप काउंट करें, बस आपको यह दिया गया है कि 100 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है। तो आप बताइए अगर आपको टोटल 100 संख्याओं का योग 0 रखना है तो यहां पर मैक्सिमम नेगेटिव की तरफ कितनी संख्याएं रख सकते हैं आप? 99 संख्याएं आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 99 रख सकते हैं, क्योंकि टोटल तो 100 ही है। आप 100 के 100 नेगेटिव नहीं रख सकते। पहली बात तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि अगर टोटल 100 संख्याएं हैं तो 100 संख्याएं आप नेगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें जब आप कुछ पॉजिटिव, जब सभी का नेगेटिव सम करेंगे तो कोई एक पॉजिटिव नंबर उसमें जब जोड़ेंगे तभी तो आपको सम 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो 100 तो हट गया मेरा। अब आपके पास बचा अगला मैक्सिमम 99 बच गया। तो अगर आप 99 संख्याओं को नेगेटिव की तरफ रखेंगे तो एक संख्या आपके पॉजिटिव की तरफ एक ऐसा संख्या होगा ताकि सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाए? सम 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? 99। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 100 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है तो उनमें से मैक्सिमम कितने नेगेटिव हो सकते हैं, बस आपको करना क्या है, अगर 100 दिया गया है तो उसका आंसर 99 हो जाएगा, 1000 दिया गया है तो 1 कम 999, मतलब एक संख्या आपको पॉजिटिव की तरफ रखना ही रखना पड़ेगा, बाकी सारी संख्याएं आप नेगेटिव की तरफ रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक गैर शून्य संख्या, मतलब वह संख्या शून्य नहीं है, शून्य को छोड़कर बाकी जो संख्या है। ठीक है, एक गैर शून्य संख्या, इसके वर्ग एवं इसके घन का जो औसत है वो उस संख्या का 127 टाइम्स है, 127 गुना है। तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है और जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन 18, 19, 20 और 21 दिए गए हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि वह जो गैर शून्य संख्या है वो हमारी x है। ठीक है, वो जो गैर शून्य संख्या वो हमारी x है। इसका वर्ग ले लेते हैं
एवं इसका घन मतलब इसका क्यूब, ये ले लेते हैं। इन तीनों का औसत, औसत मतलब नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये संख्या हो गया, ये संख्या का वर्ग हो गया, ये संख्या का घन हो गया, संख्या का क्यूब हो गया। इनका औसत क्या होगा, बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर से डिवाइडेड बाई 3। कितना दिया गया है आपको, 127 दिया हुआ। तो वह संख्या ज्ञात करें, वह नंबर्स आपको बताना है। अगर आप थोड़ा बहुत ऑप्शन का भी सहारा लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए फिलहाल इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पे 3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और यहां से आप x को कॉमन कर सकते हैं। इन तीनों में से x को कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 + x स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा आपका। 3 को हम उधर कॉमन कर देते हैं तो क्या इधर आ जाएगा आपका 127 × 3। अच्छा, एक चीज यहां पे गड़बड़ी हो गई कि औसत उस संख्या का 127 गुना है, तो संख्या हमने x माना था तो इसका 127 गुना क्या होगा, 127x होगा, ठीक है। तो इंटू यहाँ पे x लगा देते हैं, ठीक है। अब आप बताइए इस x से ये वाला x आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपका 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 127 × 3, कितना मिल जाएगा 381, ठीक है। x + x स्क्वायर इज इक्वल टू, एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कितना बचेगा 380 बचेगा, ठीक है। x + x स्क्वायर इज इक्वल टू 380 बचा। अब यहां पे आप चाहे इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए या आप क्या कीजिए, यहां पे x का मान ही तो आपको चाहिए था, वह संख्या ज्ञात करनी है तो x का मान ही तो रखना है, तो यहां पे आप बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। आपको इकाई का अंक 0 चाहिए और इसका मतलब क्या हुआ, x + x स्क्वायर क्या ऐड करें ताकि, या यहां पे आप कॉमन कीजिए, देखिए x को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पे क्या बचेगा, x + 1 बचेगा इज इक्वल टू 380। अब थोड़ी देर के लिए आप ये कहिए कि x और x + 1 ये दो क्रमागत संख्याएं हुई कि नहीं, x और x + 1 मतलब दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आपको कितना आना चाहिए, 380 आना चाहिए। आप बताइए अगर आप संख्या 18 लेते हैं तो इसकी अगली संख्या क्या होगी, 19 होगी, तो क्या इन दोनों का गुणनफल 380 आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। अगर आपका आंसर 19 है तो इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, 20 होगी, तो क्या 19 × 20 करने पर 380 में आएगा, 100% आएगा। और आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जा रहे हैं, प्री में भी पूछे जा रहे हैं, 10+2 में भी आ रहे हैं, सीपीओ में भी आ रहे हैं, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समय बचाने के लिए थोड़ा सा आपको ऑप्शन का हेल्प लेना जरूरी है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है हम लोगों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 100 संख्याओं का औसत आपको 63 दिया हुआ है, लेकिन यह पाया गया कि दो संख्याएं जिनका मान 37 और 76 है, इन संख्याओं को गलती से 73 और 67 लिख दिया गया। एवं साथ में यह भी पाया गया कि 100 संख्याएं नहीं थी, एक्चुअल में वह 90 संख्याएं ही थी, तो सही औसत ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, ठीक है। आप ये बताइए 100 संख्याओं का औसत 63 है, तो इनका सम कितना होगा टोटल। अगर हम पहले के अकॉर्डिंग बात करें तो इनका सम कितना होगा, 63 × 100, 6300 होगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि एक्चुअल में दो संख्याएं थी जिनका मान 37 और 76 था, जिनका मान 37 और 76 था, इनको जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन संख्याओं को गलती से क्या लिख दिया गया, 73 और 67 जोड़ दिया गया। इसको ऐड करना चाहिए था, इसको ऐड नहीं करना चाहिए था, ये बात दिया गया है। तो आप बताइए आपने क्या ऐड किया हुआ है, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14, आपने 140 ऐड किया हुआ है, लेकिन आपको ऐड क्या करना चाहिए था, 7 6 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। आपको एक्चुअल में 113 जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने 140 जोड़ दिया है। कितना ज्यादा आपने जोड़ दिया हुआ है, आप बताइए आपने कितना ज्यादा जोड़ा है। तो आप कहेंगे हमने 27 ज्यादा जोड़ दिया हुआ है, हमने 27 ज्यादा जोड़ दिया हुआ है। अब आप बताइए अगर आपने 27 ज्यादा जोड़ा है तो इसका मतलब आपका सही सम क्या आना चाहिए था, 6300 में से 27 माइनस कर दे। यही तो मतलब हुआ कि अगर आपने 27 ज्यादा ऐड कर दिया हुआ है तो आपका सम सही कब आएगा, जब आप 27
घटा देंगे। अब ये आपका ओरिजिनल सम आ गया पहले के अकॉर्डिंग। लेकिन कह रहा है कि एक्चुअल में संख्याएं 90 ही थी, तो सही औसत ज्ञात करें। तो इसको अब 100 से आप डिवाइड ना करके आप किससे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड कर दीजिए, आपको रियल एवरेज मिल जाएगा। बस काम खत्म आपका। तो क्या आ जाएगा आंसर बताइए। आप 6300 में से 27 घटा के चाहे सॉल्व कीजिए या यहीं पे सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेटर है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। इसको हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 6300 बटे 90, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 27 डिवाइड बाई 90, ये कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 9 से ये कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा। माइनस ये कितने, 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 दहम में 90 और 9 त्रिक 27। 3/10 को आप क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा 69.7, 69.7 आपका रियल एवरेज है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर 69.7। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि n संख्याओं का औसत 58 दिया हुआ है, यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, केवल 65% संख्याओं में 16 ऐड किया जा रहा है, और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, तो संख्याओं का नया औसत ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाते हैं तो एक लाइन का क्वेश्चन है, केवल कोई भी बेसिक तरीका यहाँ पे नहीं लगाना, सिर्फ आपके समझने की देरी है। आप बताइए, आपसे कहा गया है कि n संख्याओं का औसत हमारा 58, ठीक है। 100, n मतलब क्या हुआ 100% नंबर, पूर्ण संख्याएं 100% नंबर का जो एवरेज हमारा दिया गया है वो 58 है। 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा गया, इसके 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 जोड़ा गया, और जो 35% संख्याएं बच रही हैं इसमें से 9 घटा दिया गया। यही बात केवल की गई है, ठीक है। तो या तो आप ये करो 65 गुणे 16 करो और उसमें से 35 गुणे 9 माइनस कर दो, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा 100% संख्याओं पे पड़ेगा, उसको आप रियल एवरेज में कंपेयर कर दो। या आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर ये 16 जो है टोटल 100% संख्याओं में बढ़ता तब एवरेज क्या हो जाता, तब आप कहते एवरेज हमारा 58 + 16 कितना हो जाता 74 हो जाता। डायरेक्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि यदि आपको 10 संख्याएं दी गई हैं, 10 संख्याओं के एवरेज 20 है और हर संख्याएं में 2 जोड़ा गया, तो आपका नया एवरेज क्या होगा 20 + 2 22 हो जाएगा। ऐसा मैंने बताया। अगर आपका ये क्वेश्चन होता कि n संख्याओं का औसत 58 है और सभी संख्याओं में 16 जोड़ दिया गया, तो नया एवरेज ज्ञात करो, तो क्या होगा नया एवरेज क्या होगा 58 + 16 74 होगा। अब आते हैं इस 35% वाले पे। आप बताइए इस 35% वाले में भी आपने 16 ऐड कर दिया हुआ है, आपने 16 ऐड कर दिया हुआ है, लेकिन आपको करना क्या था, आपको 9 एक्चुअल में माइनस करना था। आपने कितना बढ़ा दिया है, आप कहेंगे हमने 25 बढ़ा दिया है। हमने 25 बढ़ा दिया है कितने प्रतिशत संख्याओं में, 35% संख्याओं में। मैंने 35% संख्याओं में मैंने 25 बढ़ा दिया है और इसको मुझे माइनस करना चाहिए था। आप बताइए ये इसका इफेक्ट कितने संख्याओं पे पड़ेगा 100%, मतलब 35% मतलब क्या हुआ 35/100। आप बताइए क्या आ जाएगा 35 गुणे 25 कितना आ जाएगा, तो 25 दहम में 250, और इसको क्या लिख दे 25 + 10 कर दो या डायरेक्टली कर दो, 25 × 5 = 125, 25 × 3 = 75, 12 87, और ये बाई 100 करेंगे तो 8.75 की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको ज्यादा ऐड कर दिया था एवरेज में। तो आपका रियल एवरेज क्या आएगा 74 - 8.75 क्या आ जाएगा 74 में से 8 निकल जाएगा, 66 बचेगा 66, और 66 में से 0.75 और घटा देंगे, तो ऐसा आंसर क्या आ जाएगा 65.25 65.25। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से समझिएगा। n संख्याओं का औसत 58 है,
मैंने मान लिया कि 100% संख्याओं का मेरा औसत 58 है। 65% संख्याओं का में अगर मैंने संख्या में 16 जोड़ दिया, मैंने कहा कि मैंने 65% ना छोड़कर मैंने 100% संख्याओं में 16 जोड़ दिया, तो नया एवरेज ज्ञात करो। तो आप कहेंगे नया एवरेज हमारा 58 + 16 74 होगा। लेकिन फिर बाद में याद आएगा कि आपको 35% संख्याओं में से तो हमें 9 घटाना चाहिए था। तो आप बताइए 35% संख्याओं में जब आपको 9 घटाना चाहिए था, लेकिन आपने इसमें 16 जोड़ दिया हुआ है, तो कितने का फर्क आपने किया है? 9 घटाने की वजह आपने 16 जोड़ दिया, इसका मतलब 25 का फर्क आपने किया है। तो एवरेज पर इसका टोटल फर्क किस पे पड़ेगा? 100 संख्याओं के एवरेज पर। तो 35% संख्याओं 35% संख्याओं में 25 आपने ज्यादा ऐड किया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 8.75 एवरेज आपने ज्यादा जोड़ दिया हुआ है। तो एवरेज में इतना घटा दो, आपको रियल एवरेज क्या मिल जाएगा? 65.25। समझ में आ गया? या आप बेसिक तरीका लगाना चाहो तो बेसिक तरीका भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। देखिए क्या करना चाहिए आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक तरीका भी देख सकते हैं। जैसे आपने कहा, मैंने माना कि टोटल हमारे पास 100 संख्याएं, ठीक है, 100 संख्याएं, 100 संख्याओं का एवरेज 58 दिया हुआ था, तो टोटल सम कितना हो गया? 5800 हो गया। टोटल सम 5800 हो गया। लेकिन आपसे कह रहा है 65% संख्याओं में 16-16 हमने बढ़ा दिया, ठीक है, 65% संख्याओं में हमने 16-16 बढ़ा दिया। तो आप बताइए इसका मतलब 100 संख्याओं में अगर 65 संख्याओं में आपने 16 बढ़ा दिया तो सम पर कितने का फर्क पड़ेगा? 65 गुणे 16 का फर्क पड़ेगा। आखिर ये सम कितना बढ़ जाएगा? इतना बढ़ जाएगा ना। लेकिन 35% संख्याओं में आपने 9 माइनस कर दिया, इसका मतलब 35 संख्याओं में आपने 9 पर घटा दिया, तो इसका मतलब सम में 35 गुणे 9 आपका घट जाएगा क्योंकि आपने कम कर दिया। तो कितने का ओवरऑल फर्क पड़ रहा है? तो 16 पंचे 80, 8 बचा, 16 छक्के 96 और 8 104, माइनस 35 गुणे 9 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 315 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 1040 में से 315 माइनस कर देते हैं। पहले 1040 में से 15 ही हटा दो, 1025 बच गया। 1025 में से 300 और माइनस कर दो, क्या बच जाएगा? 725, ठीक है। 725 कमी हो गया सम में से, सॉरी बढ़ोतरी हो गया, क्योंकि 1040 इधर बढ़ा, 315 माइनस हो गया तो 725 की बढ़ोतरी होगी। अब आपका नया सम क्या आ जाएगा? आप कहेंगे मेरा नया सम आ जाएगा 5800 प्लस 725, मतलब हमारा नया सम क्या आ जाएगा? 6525। कितने संख्याओं का? 100 संख्याओं का, 100% संख्याओं का। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नया एवरेज क्या मिल जाएगा? 65.25, ठीक है। ये कैलकुलेशन क्या, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन अभी इसमें 100 संख्याओं की जगह थोड़ा 97 संख्याओं का औसत 58 दिया होता, तब आपको ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो थोड़ा कम कैलकुलेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र ने अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया था, तो सही औसत क्या होगा? आप बताइए 50 छात्र का औसत अंक 65 है, तो इनका सम कितना होगा? टोटल 50 गुणे 65 होगा। ये अभी हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, इसका शॉर्ट में कैसे करना है वो भी हम कैलकुलेशन बता रहे हैं कि कैलकुलेशन कहाँ पे आपको छोड़ना है, कैलकुलेशन नहीं करना है वहाँ पे आपको, ठीक है। तो 50 छात्रों का औसत अंक तो ये 65 हो गया, टोटल सम कितना हो गया? 50 गुणे 65 हो गया। बाद में पाया गया किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया, मतलब आपको 83 नहीं जोड़ना चाहिए था, आपको रियल में कितना जोड़ना चाहिए था? 38 जोड़ना चाहिए था, ठीक है। अब आपका नया एवरेज क्या हो गया? ये तो आपका पहले का सम था, सम पर कमी और कम ज्यादा क्या हुआ? ये आपका कम ज्यादा, या आप इसको अलग ब्रैकेट में कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि टोटल ये 50 संख्याओं का सम इतना होना चाहिए था, एवरेज क्या होगा? बाई आप 50 कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए अगर हम इसको एक ब्रैकेट में कर दें, 50 गुणे 65 डिवाइडेड बाई 50 और माइनस यहाँ पे कॉमन कर लें और यहाँ पर बचेगा आपका 83 प्लस, सॉरी माइनस बचेगा 83 माइनस 38/50, यही तो बचेगा। तो ये 50 से 50 आप कैंसिल करेंगे, आपके सामने आएगा रियल एवरेज हमारा क्या था? 65 आएगा, और कैलकुलेशन में क्या आएगा? 83 माइनस 38/50। तो 83 में से 38 घट जाएगा, क्या आएगा बताइए आप? 83 में से 8 घटा दो, पहले 75 बनेगा, 75 में से 30 और घटा दो, 45 बनेगा। तो 45/50 क्या मिल जाएगा आपको? 65 माइनस 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 10 में 50, मतलब 0.05
सॉरी 0.9 बनेगा 0.9। तो आपका रियल एवरेज क्या आ जाएगा, 65 में से 0.9 माइनस कर दीजिए तो आपका रियल एवरेज क्या आएगा 64.1। इसका मतलब ये कैलकुलेशन, ये जो आपने लिखा था, आप बताइए क्या इसको लिखने की जरूरत थी? आप तो डायरेक्टली यही कह सकते थे ना कि हम रियल एवरेज 65 लिखें और कम ज्यादा कितना हो रहा है 38। ओरली कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो इस क्वेश्चन का ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप ओरल कैलकुलेशन भी कर सकते थे कि हमारा रियल एवरेज 65 था, आखिर यहाँ पे 65 ही तो लास्ट में आया कैलकुलेशन में, तो रियल एवरेज हमारा 65 था। बाद में पाया गया कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। भाई 38 जोड़ना था लेकिन हमने 83 जोड़ दिया, कितना हमने ज्यादा जोड़ दिया हुआ है, तो आप ये कहेंगे हमने 45 भाई ज्यादा जोड़ दिया हुआ है। 45 अगर आपने जोड़ा है तो उसको कम करना चाहिए था कि नहीं कम करना चाहिए था? अगर 45 को आप 50-50 संख्याओं में डिवाइड करेंगे, 50 संख्याओं में डिवाइड करेंगे तो पर संख्या के पीछे कितने की कमी आएगी? तो आप कहेंगे पर संख्या के पीछे 0.9 की कमी आएगी। तो आप बस 65 में से 0.9 घटाकर आप अपना ऑप्शन देखकर आंसर हिट कर सकते थे। समझ में आ गया सभी को? तो समय कहां बचाना है, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सेम पैटर्न का है जो आपने पिछला क्वेश्चन किया उसी पैटर्न पे भी है। कोशिश कीजिए इसको ओरल सॉल्व करने की, आपको ऑप्शन भी दिया गया है, आप हिट कीजिए ऑप्शन, कौन सा आप ऑप्शन लगाएंगे इसमें। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, करते हैं। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 था, ये आपको 68 दिया हुआ है आपका रियल एवरेज। ठीक है, 2 विद्यार्थियों का अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 जोड़ दिया गया। आपको ऐड करना था 84 प्लस 46, लेकिन आपने ऐड कर क्या कर दिया 48 और 64, यही तो ऐड कर दिया। ठीक है, आप बताइए आपको कितना जोड़ना चाहिए था? आपको ये जोड़ना चाहिए था लेकिन आपको ये नहीं जोड़ना चाहिए था, आपको वास्तव में ये जोड़ना चाहिए था। तो आप बताइए 84, 6, 90, 40, 130 आपको जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने कितना जोड़ दिया 64 और 8 72, 40, 112 आपने ऐड कर दिया। ठीक है, 64 और 72, 72, 40, 112 आपने ऐड कर दिया। आपने 130 जोड़ना चाहिए था लेकिन आपने केवल 112 ही जोड़ा हुआ है। तो आप बताइए कितना आपने कम जोड़ दिया? आपको 18 और जोड़ना चाहिए था कि नहीं? आपको सम में 18 और जोड़ना चाहिए था, आपको 130 जोड़ना चाहिए था लेकिन आपने केवल 112 ही ऐड किया भाई, तो आपको 18 और जोड़ना चाहिए था। तो अगर आपको 18 और जोड़ना चाहिए था पूरे सम में, तो हर संख्या के पीछे कितना बढ़ेगा? आप कहेंगे 40 में इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आप बताइए। पहले इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौकी 16 बचा 2, दशमलव उतारेंगे 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, 4.5/10। तो ये इसका मतलब क्या हुआ 0.45। ये हर संख्या के पीछे 0.45 बढ़ जाएगा। इसका मतलब पर संख्या पहले 68 था, अब आपका 0.45 बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब कितना हो जाएगा आपका एवरेज 68.45, 468.45, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस सब क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप प्री के लेवल पे देखें तो प्री लेवल पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एक छात्रावास में 60 छात्र हैं, 60 स्टूडेंट हैं। 20 छात्रों के और आ जाने से प्रतिदिन का कुल खर्चा जो है वो 120 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र 1 रुपये कम हो जाता है। इसका मतलब प्रति छात्र का खर्चा जो है वो 1 रुपये कम हो जाता है। तो छात्रावास का प्रारंभ में कुल खर्चा कितना था? बहुत ही बेसिक तरीके से आप सिंगल लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अगर हमने मान लिया कि एक छात्रावास में 60 छात्र हैं और पहले प्रति स्टूडेंट x रुपया खर्च करता था, प्रति स्टूडेंट पहले x रुपया खर्च करता था, तो आप बताइए 60 छात्रों का कुल खर्चा कितने आ जाएगा? 60x आ जाएगा। पहले प्रति स्टूडेंट x रुपया खर्च करता था, तो 60 स्टूडेंट मिलकर कुल कितना खर्च करेंगे? 60x खर्च करेंगे। 20 छात्र जब और आ गई तो 120 रुपये टोटल खर्चा बढ़ जाता है। पहले कुल खर्चा 60x होता था, अब कुल खर्चा कितना हो रहा है? 60x प्लस 120 हो रहा है कुल खर्चा। ये कुल खर्चा कितने लोगों का है? ये कुल खर्चा
80 पीपल का है। 60 छात्र पहले थे, 20 और शामिल आ गए, जब 80 छात्र आ गए तो कुल पैसा इतना खर्च हो रहा है। तो प्रत्येक छात्र का बात करें तो अगर हम प्रत्येक छात्र के खर्चे की बात करें तो प्रत्येक छात्र के खर्चा कितना आ जाएगा, 60x + 120 डिवाइडेड बाई 80, प्रत्येक छात्र का खर्चा आ जाएगा। अगर प्रत्येक छात्र के खर्चे की बात करें तो दिया गया है लाइन आपको, प्रत्येक छात्र का खर्चा 1 रुपया कम हो गया पहले से। पहले एक स्टूडेंट x रुपए खर्च करता था, अब प्रत्येक छात्र कितना खर्च कर रहा है, x माइनस 1 खर्च कर रहा है, 1 रुपया कम हो गया। बस आप सॉल्व करिए, x का मान ही तो निकालना है आपको। क्या निकालना है, तो छात्रावास का प्रारंभ में कुल खर्चा कितना था आपको, इसका मतलब टोटल खर्चा कितना था प्रारंभ में, 60x था, तो वैल्यू निकाल लीजिए, 80 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। 60x + 120 = 80 को उधर भेज देते हैं, क्या आ जाएगा 80x - 80। तो 80 को इधर ले आते हैं, 60 को उधर ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, 20x बराबर क्या मिल जाएगा, 120 और 80 200। तो आपको x का मान निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मान किसका निकालना है, 60x का मान। तो 20x का मान अगर 200 है तो 60x का मान, 60x बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 600। छात्रावास का पहले का खर्चा कितना था, 600 था। अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछता कि आप बताइए बाद में प्रति छात्र का खर्चा कितना था, तो आपका आंसर क्या होता, x की वैल्यू 10 रुपये, पहले प्रति छात्र 10 रुपये खर्च करता था, अब 1 रुपया कम खर्च कर रहा है, इसका मतलब अब प्रत्येक छात्र का खर्चा क्या हो जाएगा, x - 1 = 10 - 1 = 9। प्रत्येक छात्र का खर्चा अब 9 रुपये हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आसान क्वेश्चन है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, सिंगल इक्वेशन बनेगा, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले पैटर्न जैसा ही है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में आंसर मैच कराइए कि क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, 7 छात्र और बढ़ जाते हैं तो कुल खर्चा 32.5 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र का जो औसत खर्चा है वो 1.5 रुपये कम हो जाता है, तो हॉस्टल का आरंभिक खर्च कितना था। बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि जो 42 छात्र हैं वो पहले प्रत्येक छात्र x रुपया खर्च करता था, प्रत्येक छात्र पहले x रुपया खर्च करता था, तो टोटल पहले कितना खर्च होता था, 42x खर्च होता था। 7 छात्र जब और आ गए तो टोटल खर्च कितना, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 42 और 7 49 आ गए। अब इनका खर्चा टोटल 32.5 रुपये और बढ़ गया, 32.5 रुपये और बढ़ गया टोटल खर्चा। पहले 42x होता था, अब 32.5 और बढ़ गया जब 7 स्टूडेंट इसमें और शामिल हो गए। अच्छा, ये खर्चा टोटल कितने लोगों का है, 42 + 7 49 लोगों का खर्चा है, तो एक स्टूडेंट का खर्चा कितना आएगा, 49 से इसको डिवाइड कर देंगे, 49 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब कह रहा है कि खर्चे में, प्रत्येक छात्र के औसत खर्चे में 1.5 रुपये की कमी आ गई। पहले प्रति बच्चा x खर्च करता था, अब प्रति बच्चा कितना खर्च कर रहा है, x - 1.5। इसी को सॉल्व करना है, आपको बताना है हॉस्टल का आरंभिक खर्च कितना था, मतलब 42x की टोटल वैल्यू आपको बतानी है आरंभिक खर्चा। तो फिर 49 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 42x + 32.5 = 49x - 49 × 1.5 कितना हो जाएगा, 49 का नाम 49, 49 का आधा 24.5, 24.5 उसमें और जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 49 और 24.5 73 मिल जाएगा। 49 और 24.5 से तो जोड़ना है, तो आप 50 और 25 जोड़ दो, 75 हो गया। 75 में एक इधर माइनस करो, 0.5 उधर माइनस करो, तो 73.5 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने का भी तरीका आपका अलग होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। ठीक है, 49 को मैंने 50 बना दिया, क्योंकि 49 × 1.5 कितना होता है, 49 × 1.5 ही तो आपको करना है, मतलब 49 + 49 × 0.5 मतलब 24.5, तो 49 और 24.5 आपको जोड़ना है। तो मैंने 50 और 25 मान लिया, 75 में से एक इधर कम किया, 0.5 इधर कम किया, तो 73.5 इधर मिल गया। ठीक है, चलिए अब 42 को उधर भेज देते हैं, तो ये बचेगा आपका 7x, और 73.5 को इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, 73 और 0.5 ये मिलकर क्या बन जाएगा, या ऐसे रहने थे, 0.5 को बाद में ऐड कर लें, 73 2 75 75 और 30 105 105 और 106।
तो 7x की वैल्यू x से 6 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की कोशिश मत कीजिए, बस ये देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हॉस्टल का आरंभिक खर्चा मतलब 42x की वैल्यू निकालनी है। तो 7x को अगर 42 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, आप 6 से गुणा करेंगे। तो 7 छंग 42x और 6 से इधर भी गुणा कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 636। 636 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 636। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एवरेज में एज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन एज रिलेटेड वाले क्वेश्चन के करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक पति और पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी शादी के समय। उनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी। कुछ समय बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु 23 वर्ष है तो बच्चे की उम्र ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सोचिए तो आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इनकी शादी हुई, शादी यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका वर्तमान है, ये आपका वर्तमान है। ठीक है, आप बताइए शादी यहाँ पे हुई थी और यहाँ पे से यहाँ के बीच में गैप कितने का है, 7 वर्ष का गैप है। ठीक है, 7 वर्ष का गैप है। यहाँ पर 2 पर्सन है, लेकिन वर्तमान में कितने पर्सन है, वर्तमान में आपके 3 पर्सन है। ठीक है, आप बताइए शादी के समय 2 पर्सन थे और औसत आयु 26 वर्ष थी, औसत आयु 26 वर्ष थी। आप बताइए अगर इन्हीं 2 पर्सन की बात की जाए कि वर्तमान में औसत आयु कितनी होगी, तो 7 ही वर्ष तो ऐड करेंगे, 26 और 7 33 वर्ष होगा। ये एवरेज होगा किसका, पति और पत्नी का, 33 वर्ष होगा। ठीक है, अच्छा पति और पत्नी की वर्तमान में टोटल आयु कितनी है, तो आप ये कहेंगे पति और पत्नी की टोटल आयु देखें तो 33 दूनी 66 वर्ष। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। वर्तमान में परिवार की औसत आयु 23 वर्ष दी गई है और पर्सन कितने हैं, पर्सन आपके 3 हैं, तो 3 पर्सन है, कौन कौन, पति पत्नी प्लस बच्चा, और इनका टोटल आयु कितना होगा 23 गुणे 3। पति और पत्नी की तो आयु पता है आपको 66 वर्ष, तो 66 प्लस बच्चे की उम्र बराबर 23 तियां 69, तो बच्चे की उम्र क्या आ जाएगा, बच्चे की उम्र 69 में से 66 निकल जाएगा और 3 बचेगा, बच्चे की उम्र क्या आ जाएगी 3 वर्ष। ठीक है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी पर्सन, 2 पर्सन है, इनकी शादी के समय औसत आयु 26 वर्ष है और 7 वर्ष बाद इनकी औसत निकालना है, तो आपको करना नहीं है कुछ, 26 में 7 जोड़ देना है और 33 वर्ष इनकी प्रेजेंट एवरेज आ जाएगा। जितने पर्सन रहेंगे उतने ही पर्सन का आएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया। ये तरीका समझ में ना आया हो तो आप बहुत ज़्यादा बेसिक में जाना चाहते हैं तो बेसिक में भी देख लीजिए, और भी बेसिक बता देते हैं इसमें। चलिए देखिएगा, अगर ये ना समझ में आया हो तो फिर ये तरीका देखिए। आप बताइए 7 वर्ष पहले शादी हुई, 7 वर्ष पहले पति प्लस पत्नी की उम्र की बात करें तो टोटल क्या होगा, आप बताइए। पति और पत्नी 26 गुणे 2 बराबर 52 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, 52 वर्ष के हो जाएंगे। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 7 वर्ष पहले था, अब पति भी 7 वर्ष बड़ा हो गया और पत्नी भी 7 वर्ष बड़ी हो गई। टोटल एज में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, इन दोनों में 7 और 7 14 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी, 52 प्लस 14 बराबर 66 वर्ष। बीच में एक बच्चे का जन्म भी हुआ है और वर्तमान में बच्चे सहित इनका एवरेज कितना है, 23 वर्ष है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 परिवार में 3 व्यक्ति हो गए तो 69 हो जाएगा। अब आप बताइए जो बीच का गैप है ये कौन हो, मतलब कौन कवर कर रहा है, बच्चा ही तो कवर कर रहा है, 3 वर्ष, तो बच्चे की उम्र क्या आ जाएगी, 3 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप डायरेक्टली एज को बढ़ा रहे हैं तो वो ज़्यादा आसान है, कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन जितना ज़्यादा टफ रहेगा या बहुत ज़्यादा
डीपली पूछा गया है क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपका बेसिक तरीका ही लगाना उचित रहेगा। अभी हम वो क्वेश्चन भी लेते हैं, वो क्वेश्चन भी देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोगों का क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 3 वर्ष पहले 29 वर्ष थी। मान लेते हैं कि ये हमारा वर्तमान है, ये बात की जा रही है 3 वर्ष पहले की, और यहां पर 3 पर्सन है, यहां पर 3 पर्सन है, और एवरेज क्या है इनका 29 वर्ष, ये आपको दिया गया। ठीक है, फिर उसकी पत्नी और पुत्र की औसत आयु 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो 2 पर्सन है, पति और पत्नी और बच्चा है, पत्नी प्लस बच्चा। इनका एवरेज कितना दिया गया है, 21 वर्ष दिया गया है। इनका एवरेज 21 वर्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए आप बताइए कि अगर 3 पर्सन है, 3 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 29 वर्ष है, तो अगर हम बात करें इन तीनों पर्सन के वर्तमान की, तो औसत कितना होगा 29। एवरेज की बात करें, ये आपका एवरेज था, तो अगर हम एवरेज की बात करें तो 29 + 3 हो जाएगा कि नहीं, 29 + 3 32 वर्ष एवरेज हो जाएगा। कितने पर्सन का, 3 पर्सन का। 3 पर्सन का एवरेज कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। टोटल एज कितनी हो जाएगी सभी की, टोटल एज की बात करें कितनी हो जाएगी, 32 × 3 क्या हो जाएगा, 96 वर्ष। प्रेजेंट में पति पत्नी और बच्चे की टोटल एज कितनी है, 96 ईयर। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। आप बताइए ये कितने वर्ष पहले की बात थी, 5 वर्ष पहले की बात थी। अगर हम वर्तमान में आते हैं, इन्हीं दोनों को लेकर हम वर्तमान में आते हैं, तो 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 21 वर्ष थी, तो अब औसत आयु इसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 2 लोगों की, क्योंकि सिर्फ पत्नी और बच्चा है। एवरेज 21 वर्ष दिया गया है, तो 21 + 5 26 वर्ष होना चाहिए। 21 + 5 26 वर्ष। तो 2 लोगों की, पत्नी और बच्चे की अगर वर्तमान में एवरेज 26 वर्ष है, तो सम कितना आएगा, एज का सम कितना आएगा, 2 लोग हैं, 26 × 2 52 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इस 96 वर्ष में पति पत्नी और बच्चा शामिल है, और इस 52 वर्ष में सिर्फ पत्नी और बच्चा शामिल है। अगर 96 में से हम 52 घटा दें, तो पति की उम्र मिल जाएगी वर्तमान की, ये नहीं, तो पति की उम्र क्या आ जाएगी, 96 - 52, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 44 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आगे। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष दी गई है। सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। तब सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगा। ठीक है, आप गलती मत कर दीजिएगा कि आप 24 में से 8 घटा दें और डायरेक्टली 16 बता दें, क्योंकि प्रेजेंट में 5 व्यक्ति हैं और 8 वर्ष पहले कितने व्यक्ति थे, 4 ही व्यक्ति थे। तो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको पीछे या आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप बताइए अगर 5 सदस्यों की कुल उम्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, औसत 24 है तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। कुल उम्र की बात करें तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सबसे छोटे वाले सदस्य को निकाल दें, सबसे छोटे वाले सदस्य को निकाल दें, तो 4 सदस्यों की कुल उम्र क्या हो जाएगी, तो 120 - 8 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 112 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 5 सदस्य की कुल उम्र 120 थी, मैंने सबसे छोटे सदस्य वाले को हटा ही दिया, तो आप कहेंगे 4 सदस्यों वाले परिवार की कुल उम्र क्या होगी प्रेजेंट में, 112। अच्छा, एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना होगा, 112, क्योंकि 4 सदस्य डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, 4 सदस्यों वाले परिवार की अगर एवरेज वर्तमान में 28 है, तो आप बताइए 8 वर्ष पहले ही तो बच्चे का जन्म हुआ था, तो 8 वर्ष पहले इन 4 सदस्यों की एवरेज क्या रहेगी, 28 में से अब डायरेक्टली 8 घटा दोगे कि नहीं। 8 वर्ष पहले की बात की जाए, 8 वर्ष पहले 4 सदस्यों का एवरेज, तो क्या हो जाएगा, 28 - 8, डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा,
20। देखिए डायरेक्टली 16 आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि वर्तमान में आप 5 व्यक्तियों का ले रहे हैं और 8 वर्ष पहले की अगर हम बात करेंगे तो उस वर्ष जो बच्चा जन्म लेगा उस समय तो उसकी आयु को नहीं लिया जाएगा ना, उस समय तो उसकी आयु 0 वर्ष मानी जाएगी, उस समय तो 4 ही व्यक्ति की आयु लेंगे ना। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर 4 सदस्य पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो तब 4 सदस्य अगर 5 वर्ष पहले थे तो इस वर्तमान में भी 4 ही सदस्यों का लेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ये समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी। अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितना कि 10 वर्ष पहले था तो नए सदस्यों में से छोटे सदस्य की उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। यह है हमारा वर्तमान और यह है आपका 10 वर्ष पहले, ठीक है। 10 वर्ष पहले कितने सदस्य की बात की गई है? 5 सदस्य की बात की है। तो अभी भी हम यहाँ पे वर्तमान में 5 सदस्य की ही बात करते हैं, बाकी जो 2 नए सदस्य वर्तमान में जुड़े हुए हैं उनकी बात हम बाद में करते हैं। आप बताइए, अगर 5 सदस्यों की 10 वर्ष पूर्व एवरेज जो है, अगर हम एवरेज की बात करें तो 38 था, तो यहाँ पे वर्तमान में एवरेज कितना होना चाहिए? 10 वर्ष बाद 38 + 10 48 होना चाहिए। इन 5 सदस्यों की टोटल आयु कितनी होगी, टोटल एज कितनी होगी 5 सदस्यों की? तो 48 × 5 = 240 होगा। इन 5 सदस्यों की टोटल एज 240 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड पूछते हैं क्या है। यदि परिवार की जब 2 नए सदस्य जुड़ जाते हैं तो परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितना 10 वर्ष पहले था। आप बताइए, 10 वर्ष पहले 38 था एवरेज, तो कह रहा है क्वेश्चन में प्रेजेंट में भी 38 ही है, लेकिन सदस्यों की संख्या बदल गई है। पहले 5 थे, अब 2 नए जुड़ गए हैं, तो 7 सदस्यों का जो एवरेज है वो कितना है प्रेजेंट में? 38 है। तो टोटल एज कितना होगा आप बताइए? इन 7 सदस्यों का टोटल एज कितना होगा? 7 × 38 होगा, मतलब 7 × 56, 7 × 21, 5 = 26। आप बताइए, 7 सदस्यों का टोटल एज 266 और 5 सदस्यों से, उनमें से 5 सदस्यों का टोटल एज 240। तो जो 2 सदस्य बच रहे हैं, 2 सदस्य का उम्र कितना होगा जो बच रहे हैं? तो 266 - 240 = 26 वर्ष बचेगा। इस 26 वर्ष में जो 2 नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनकी टोटल उम्र कितनी है? 26 है। लेकिन आपसे कह रहा है छोटे सदस्य की उम्र बताइए, दोनों का अंतर 8 वर्ष है। अगर एक व्यक्ति की उम्र x है तो दूसरे की उम्र कितनी होगी? x + 8 होगा। अगर हम छोटे की उम्र x मान लेते तो बड़े की उम्र x + 8 होगा। दोनों का अंतर आपको 8 रखना है, ठीक है। तो दोनों का सम कितना रख दें? 26 रख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? 2x = 8 इधर आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा कितना? 18, और x का मान कितना आ जाएगा? x = 9। तो छोटे सदस्य की उम्र कितनी मिल गई आपको? 9 वर्ष मिल गई, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु हमारी 21 वर्ष 4 महीने थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म होने के बावजूद भी परिवार की कुल औसत आयु आज भी 4 वर्ष पहले के ही समान है। तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है आपको, 4 ऑप्शन। देखिए 4 वर्ष पहले कहा गया है, 4 वर्ष पहले, और ये हमारा वर्तमान, ठीक है। यहां पर कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। एवरेज कितना है इनका? 21 वर्ष और 4 मंथ, 4 महीने, ठीक है। 21 ईयर 4 मंथ। अच्छा, अगर इन्हीं 5 सदस्य को वर्तमान में हम रखते हैं, इन्हीं 5 सदस्य को हम वर्तमान में रखते हैं, तो इनका एवरेज वर्तमान में कितना होना चाहिए? 4 वर्ष बाद आ गए तो 21, मतलब 21 × 4 = 25 वर्ष 4 मंथ होना चाहिए। वर्तमान में इन्हीं 5 सदस्यों की बात करें तो 25 वर्ष 4 मंथ होना चाहिए, ठीक है। कितना आ जाएगा टोटल एज?
25 पंचे 125 ईयर और 5 चौके 20 मंथ। अभी मंथ को हम बाद में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 125 ईयर 20 मंथ, इसको आप क्या लिखेंगे? अगर 12 मंथ में से एक वर्ष इधर हम ट्रांसफर कर दें तो 126 ईयर 8 मंथ बचेगा ये, ठीक है। इन 5 सदस्यों की वर्तमान और में टोटल एज कितनी है? 126 वर्ष 8 मंथ। अब आप बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? परिवार में एक सदस्य का जन्म हुआ, कुल कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य हो गए, लेकिन 4 वर्ष, अभी इनकी जो औसत आयु है 6 वर्ष, 6 लोगों का, अभी भी 4 वर्ष पहले की समान है, मतलब 6 लोगों की औसत आयु कितना दिया गया है? 21 वर्ष 4 मंथ ही दिया गया है। तो टोटल एज कितना होगा? टोटल एज कितना होगा? आप ये कहेंगे 21 गुणे 6, 126 वर्ष ये बना, और 6 गुणे 4 मंथ से गुणा कर दें तो 6 चौक 24 मंथ। 24 मंथ में कितने ईयर होंगे? 2 ईयर। तो टोटल कितना हो गया? 128 वर्ष हो गए। 6 सदस्य का टोटल वर्तमान 128 वर्ष और 5 सदस्य का टोटल वर्तमान 126 वर्ष 8 महीने। तो सदस्य की उम्र क्या होगी? बच्चे की उम्र क्या होगी? तो बच्चे की उम्र बराबर, यहां पर आपको 5 सदस्य का दिया गया है, यहां पर आपको 6 सदस्य का, तो 6 सदस्य वाले टोटल उम्र 128 वर्ष में से 5 सदस्यों की उम्र माइनस कर दे। 5 सदस्यों की उम्र क्या है? 126 वर्ष 8 महीने 8 मंथ। तो टोटल कितना आ जाएगा बताइए? 128 वर्ष में से 126 वर्ष पहले माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 वर्ष बचेगा। अब 2 वर्ष में अभी आपको 8 महीने और माइनस करना है, तो 2 वर्ष में से 8 महीना और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 वर्ष 4 महीने। बच्चे की उम्र क्या आ जाएगी? 1 वर्ष 4 मंथ आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज एवरेज में आपका फिनिश हो गया है, तो आगे हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।